हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर रश्मि त्रिपाठी आपका अपने चैनल लॉ फाइटर्स एकेडमी में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज के सेशन में जो मैं केस लेके आई हूँ वो एनडीपीएस एक्ट का है, केस है ये। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एनडीपीएस जो एक्ट होता है वह नशीले पदार्थों और मना प्रभावी पदार्थों के भंडारण, उपयोग, उपभोग, परिवहन, खेती, कब्जा, बिक्री, खरीद और विनिर्माण को नियंत्रित करता है। तो अगर इस एक्ट के अंतर्गत कोई पर्सन मतलब अपराधी पाया जाता है तो उसे जो बिल के नियम कानून होते हैं बिल देने के, वो क्या हैं और किन किन आधारों पे उन्हें बिल दिया जा सकता है, तो हम लोग आज इसी मुद्दे पे बात करने वाले हैं एक केस के माध्यम से, जो कि सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही लेटेस्ट केस है। अभी हाल ही का 2-3 दिन पहले का केस है ये। और इस केस के माध्यम से हम लोग ये देखेंगे कि ऐसे एनडीपीएस एक्ट में फंसे अपराधियों को बेल किस तरह से दी जाती है। तो चलिए हम लोग अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। जैसा कि जो ये केस है उसका नाम है, सबसे पहले मैं आपको केस का नाम बता दूं। केस का नाम है स्टेट बाय इंस्पेक्टर्स ऑफ पुलिस वर्सेस बी रामू, 2024 का सुप्रीम कोर्ट का ये लेटेस्ट केस है। तो इस केस में क्या होता है कि एक पर्सन रहते हैं जिनके ऊपर जो हमारा एनडीपीएस एक्ट होता है 1985 का, उनको पकड़ा जाता है। मतलब एनडीपीएस एक्ट में जो गांजा वगैरह ये सब चीज़ें, मतलब जो पदार्थ नशीले पदार्थ होते हैं जो कि गैर कानूनी माने जाते हैं, ऐसे पदार्थों का क्रय विक्रय या फिर कुछ भी करना, तो ऐसे पदार्थों को वो क्या कर रहे थे, उनके पास भारी मात्रा में वो पदार्थ पाया जाता है। तो उनके ऊपर पुलिस मतलब एफआईआर करती है। अब क्या चार्जेस लगाती है, ये जो एनडीपीएस एक्ट है उसका जो सेक्शन 8C और सेक्शन 20 का बी और सी और सेक्शन 29 का फर्स्ट, ये 3 सेक्शन के चार्जेस इनके ऊपर लगाए जाते हैं। तो ये क्या करते हैं कि अपने बचाव में यह मद्रास का केस है, तो ये अपने बचाव में मद्रास हाईकोर्ट के पास जाते हैं और अपने लिए अग्रिम जमानत लेते हैं। तो मद्रास हाईकोर्ट ने बिना केस को समझे जाने इनको तुरंत अग्रिम जमानत दे दिया। अब जब अग्रिम जमानत इनको मिल गया तो जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है वो, उनको ये मतलब मामला समझ में नहीं आया। हाईकोर्ट का जो अग्रिम जमानत जब इनको दे दिया गया इस मामले में, तो उनको ये समझ में नहीं आता, तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट चला जाता है। तो जब मामला सुप्रीम कोर्ट जाता है तब सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे अपना क्या जजमेंट सुनाता है मैं आपको बताऊं। इससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि जो इनके ऊपर इस केस में एनडीपीएस एक्ट के तहत जो सेक्शंस लगाए गए थे उस सेक्शन के अंतर्गत क्या क्या आता है। तो हम लोग जैसा कि जानते हैं जो ये एनडीपीएस एक्ट होता है उसका फुल फॉर्म होता है नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस, यानी मादक द्रव्य तथा मनोउत्तेजक पदार्थ। जो अधिनियम है 1985 का, उसके जो सेक्शंस इनके ऊपर लगाए जाते हैं वो 8C में क्या बताया गया है, इस मतलब एनडीपीएस एक्ट में कहा गया है कि गांजे को कोई व्यक्ति उगा रहा हो, यानी कि जो इस तरह के पदार्थ होते हैं उनको क्या कर रहा हो, उगा रहा हो, या अपने पास स्टोर करके रख रहा हो, या उसका क्रय विक्रय कर रहा हो। जब इस तरह का जो कार्य कर रहा हो वहाँ पे उसके ऊपर ये एनडीपीएस एक्ट का सेक्शन 8C लगाया गया इनके ऊपर। तो उसमें ये बातें बताई गई हैं कि अगर ये पर्सन गांजे को उगा रहा हो या उसका क्रय विक्रय कर रहा हो या उसे स्टोर करके रख रहा हो, मतलब इस तरह का कोई भी गलत कार्य कर रहा हो, तो वो इस सेक्शन के अंतर्गत आ जाएगा। तो जैसा देखिए, दवाएं भी हमारी क्या होती हैं, एक ड्रग्स के अंतर्गत ही आती हैं, लेकिन यहाँ पे इनको अपवाद के रूप में रखा गया है। इनका क्रय विक्रय करना या स्टोर करना गलत नहीं माना गया है, तो ये अपवाद के स्वरूप आ जाएंगी। तो जैसा कि ये सेक्शन 8C में बताया गया है। और उसके बाद इनके ऊपर लगाया गया था दूसरा सेक्शन, धारा 20B का बी और सी, सेक्शन 20 का बी और सी। तो उसमें क्या हो गया है, इस एनडीपीएस एक्ट के तहत पनिशमेंट दिया गया है। क्या पनिशमेंट दिया गया है,
कहा गया है कि 10 साल का कठोर कारावास लगाया जाएगा। 10 जो पर्सन इस तरह के कार्य करता है, गांजे को उगा रहा हो, क्रय विक्रय कर रहा हो, उसी के तहत ये जो अपराध वाला है वो 20 बी और सी के अंतर्गत आ जाएगा। तो वही कहा गया है कि इसमें क्या सजा मिलेगी, 10 साल की कठोर कारावास, जो कि अधिकतम 20 साल तक का हो सकता है, और उसके साथ साथ 1 लाख का जुर्माना या इससे और भी ज़्यादा लगाया जा सकता है। वो तो जजमेंट पर निर्भर करेगा। तो ये होता है सेक्शन बी और सेक्शन 20 का बी और सी। अब 29 भी इनके ऊपर लगाया गया था सेक्शन इस एनडीपीसी एक्ट का। एनडीपीएस एक्ट जो है उसका सेक्शन 29 के भी चार्जेस लगाए गए थे इनके ऊपर। तो उसमें क्या कहा गया, उसमें दुष्प्रेरण आपराधिक षड्यंत्र के लिए, मतलब जो इस तरह के कार्यों का दुष्प्रेरण करेगा या आपराधिक षड्यंत्र करेगा, उसके ऊपर मतलब उसके लिए जो दंड के प्रावधान है वो इस सेक्शन के अंतर्गत बताए गए हैं। तो ये 3 सेक्शन इनके ऊपर लगाए गए थे, जिसको कि नज़रअंदाज करते हुए हमारा जो मद्रास हाईकोर्ट था उन्होंने मतलब कुछ जाना समझा नहीं और इनको तुरंत अग्रिम जमानत दे दिया था। जब यह तब केस जाता है सुप्रीम कोर्ट के पास, तो सुप्रीम कोर्ट ने जब सारे मामलों को अच्छी तरह देखा और समझा, तो सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि यह जो आरोपी हैं उनको रेगुलर जमानत देने में इतनी जल्दबाजी की गई है, जो कि जल्दबाजी इतनी नहीं करना चाहिए था। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई इस तरह के बिल के ऊपर। उनका ये कहना था कि अगर इस तरह के जो केस होते हैं जो कि एनडीपीएस एक्ट के तहत आते हैं, अगर उसमें जमानत की याचिका कोई डाली जाती है, तो सबसे पहले तो ऐसे ही बहुत जल्दबाजी करके, चाहे जो कोर्ट हो, इतनी जल्दबाजी में बिल नहीं दिया जाता है। पहले मामले के तह तक जाया जाता है, पहले समझा जाता है। जैसा कि ये जो एनडीपीएस एक्ट है उसका जो सेक्शन 37 है, जो ये बात कहता है कि कोर्ट किसी भी आरोपी को जमानत तभी दे सकती है जब वो इस बात से संतुष्ट हो, यह मानने के लिए उचित आधार हो कि इस तरह से जो अपराध जो व्यक्ति किया है, जिसने मतलब जो पकड़ा गया है इस अपराध के लिए, वह इसका दोषी नहीं है। जब उसको इस तरह के आधार मिले और अगर मैं इसको बिल दे देता हूँ तो ये बाहर जाके कोई गलत कार्य नहीं करेगा। ये सेक्शन 37 ये एनडीपीएस एक्ट का ये बात कहता है। पहले ही जो अगर हम अच्छे से इस सेक्शन को देखेंगे तो इसमें जो सेक्शन 37 है ये बात बताता है, क्योंकि जो ये अपराध होता है एनडीपीएस एक्ट का, ये अपराध मामूली अपराध नहीं माना जाता, ये बहुत खतरनाक अपराध माना जाता है। अगर इसमें जो है सज़ा जो है डेथ पेनल्टी तक ही है, यानी कि आपको मृत्युदंड भी दिया जा सकता है अगर आप कई बार इस तरह के अपराध करते हो। तो यह एक घोर अपराध माना जाता है। ऐसा नहीं है कि मतलब इसे जनरली अपराध ले लिया जाता है, तो इसलिए इसके बिल को भी बहुत आसानी से नहीं दिया जाता। यही इसका सेक्शन 37 एनडीपीएस एक्ट का डिफाइन भी करता है कि कोई भी कोर्ट जब तक पूरी तरह संतुष्ट ना हो जाए और उसे इस बात का पूरी तरह से आधार ना हो कि हाँ जिस पर्सन को हम छोड़ रहे हैं वो निर्दोष हो सकता है और बाहर जा करके ये गलत कोई काम नहीं करेगा, जब इस बात से कोर्ट संतुष्ट हो जाए तभी उसको बेल ग्रांट करना चाहिए इस तरह के केस में। ऐसा इसका सेक्शन 37 कहता है। तो वही सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि इस तरह के केस में जो है बेल देते वक्त जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, चाहे वो जो भी कोर्ट हो। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही और उनका ये 2 आधार उन्होंने दिया और इन आधारों पे कहा कि जो मद्रास हाईकोर्ट है उन्होंने ये 2 आधारों को देखा ही नहीं और इसके देखे बिना ही अग्रिम जमानत दे दिया। इसीलिए जो इनकी मतलब जो मद्रास हाईकोर्ट ने जमानत दिया था उनको, इसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था। तो सुप्रीम कोर्ट का ये जो 2 आधार थे वो ये थे कि जो पर्सन थे उनको आरोपी को पहले से ही एनडीपीएस एक्ट के तहत 2-3 बार उनके ऊपर केस किया जा चुका था, यानी कि पहले भी वो एनडीपीएस के एक्ट के तहत आरोपी पाए गए थे। और एक आधार ये था और एक दूसरा आधार ये था कि इनके पास जो आरोपी थे उनके पास नशीले पदार्थ की भारी मात्रा पाई गई थी, यानी कि जितना होना चाहिए उससे बहुत ज़्यादा पाया गया था। छोटा मोटा नहीं, मतलब इनके पास पदार्थ पाया गया था, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में इनके पास इस तरह का पदार्थ पाया गया जो कि पुलिस ने पकड़ा था।
तो यही कोर्ट का कहना था कि इन दोनों आधारों को तो हाई कोर्ट ने देखा ही नहीं था और इनको तुरंत अग्रिम जमानत दे दिया। तो इन दोनों आधारों पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इनकी जमानत जो कि मद्रास हाई कोर्ट ने दिया है, मैं उसको खारिज करता हूँ और 10 दिनों के अंदर आरोपी को ट्रायल कोर्ट के सामने सरेंडर होना पड़ेगा। तो ये जजमेंट आया इस केस में। तो जैसा कि यह जो हमारा एनडीपीएस एक्ट है, यह जो है बहुत ही खतरनाक अपराध माना जाता है। इस तरह का जो अपराध होता है वो बहुत ही खतरनाक होता है, क्योंकि यह गलत मतलब चीज़ों का आप क्रय विक्रय कर रहे हो, गांजा है, चरस है, मतलब कोई भी जो ऐसा नेक्रोटिक मतलब जो भी सब्सटेंस हैं उनको आप क्या कर रहे हो, उनकी बिक्री कर रहे हो, खरीद रहे हो या उन्हें उगा रहे हो या उन्हें स्टोर करके रख रहे हो, कुछ भी इस तरह के गलत कार्य कर रहे हो, तो इसमें जो अपराधी फंसते हैं यानी ये अपराध करते हैं, कभी कभी क्या होता है कि लोग फंसा भी दिए जाते हैं, जैसा कि इसमें देखा जाता है कि कभी कभी बहुत लोग फंसा दिए जाते हैं। तो वहाँ पे इसीलिए कहा गया है इसके सेक्शन 37 में कि ये तो कोर्ट के मतलब विवेक पर निर्भर करेगा। उनको आधार अगर इस तरह का लग रहा है कि यह व्यक्ति निर्दोष है तो वहाँ पे उनको बेल आसानी से दे देना चाहिए और कोर्ट जब इस बात से पूरी तरह संतुष्ट हो जाए तभी देना चाहिए, ऐसा इसका सेक्शन 37 हमें बताता है। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि इस तरह के केस में जब इस तरह का आधार है कि व्यक्ति के पास यानी आरोपी के पास भारी मात्रा में इस तरह का पदार्थ पाया गया है और उसके साथ ही साथ जो आरोपी वो पहले से जो है इस तरह के केसों में फंस चुका है, पहली बार ये काम नहीं है कि वो पहली बार फंसा है, कई बार फंस चुका है, तो इस तरह के आधारों को देखते हुए उसे बेल देना यहाँ पे सही नहीं था। इसलिए जो है उन्होंने खारिज कर दिया था हाई कोर्ट के जो इनको आरोपी को बेल दिया गया था हाई कोर्ट द्वारा। तो देखिए सुप्रीम कोर्ट का यहाँ हर मतलब कोर्ट को यही कहना था, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट खुद हो या हाई कोर्ट हो, अगर मामला आता है इस तरह का तो बहुत सोच समझ के जो है बेल देना चाहिए, बेल देने में जल्दबाजी नहीं करना चाहिए, यही सुप्रीम कोर्ट ने कहा। तो आशा करते हैं कि आज यह जो हमने आपको सेशन बताया आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, जिससे ऐसे ही नई नई जानकारी और नए नए केसों से मैं आपको अवगत कराती रहूं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।